गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सभी को पता है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, इस चैप्टर में हम लोगों ने काफी कुछ कवर कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। बट साइक्लोट्रॉन को स्टडी करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को रिकैप कर देते हैं। हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूविंग चार्ज पार्टिकल को छोड़ देते हैं परपेंडिकुलरली, तो हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाता है। उस फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल कौन सा मोशन करने लगता है? सर्कुलर मोशन करने लगता है। ये हम लोगों ने पढ़ के रखा है। और एक चीज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में कूलम्ब्स लॉ जिसमें पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हम लोगों ने उसमें पढ़ के रखा है। क्या हम लोगों ने उसमें से पढ़ के रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा, उस फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में नहीं मूव करेगा। वो कौन सा मूव करेगा? लीनियर मोशन करेगा, या फिर आगे जाके थोड़ा सा टर्न ले लेगा। ये हम लोगों ने पढ़ के रखा। इज इट क्लियर? तो ये दो कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। इन्हीं दो कॉन्सेप्ट को लेकर हम साइक्लोट्रॉन की तरफ बढ़ेंगे। तो आते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि साइक्लोट्रॉन को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और होता क्या है ये। ठीक है, सबसे पहले सुनो मेरी बात ध्यान से। जैसे तुम्हारे पास तुम्हारा बर्थडे है, किसी ने तुम्हें गिफ्ट दिया और चारों तरफ से वो पैक्ड है। मान लो वो चारों तरफ से पैक्ड है और तुम्हारे सामने रख दिया, तो तुम क्या करोगे? ऑफ कोर्स तुम्हारा जो क्या बोलते हो उसे, ह्यूमन नेचर, भाई क्यूरियोसिटी की, बंद चीजों को खोलना, एकदम खोलने का दिमाग लगाओगे, कैसे इसे खोला जाए। जल्दबाजी में जैसे तैसे उसे फाड़ के अपने गिफ्ट के डब्बे को खोलोगे और देखोगे, अनबॉक्सिंग करोगे। बिल्कुल। तुमने एक बात बताओ मुझे, तुमने अपने बर्थडे में या कहीं पे भी तुमको किसी ने गिफ्ट दिया, वो चारों तरफ से पैक्ड था और उसको खोलने में तुम अपने हाथ का यूज किए। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी पकड़ में आ जा रहा था, वो डब्बा तुम्हारे हाथ में आ जा रहा था, मैसिव था, तुम्हारा भी हाथ में मास, और तुमने उसका क्या किया? यूज करके खोल लिया। सपोज करो, दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं, किसी पत्थर को तुम्हें तोड़ना हो तो तुम किसका यूज करोगे? ऑफ कोर्स अपने सर का तो यूज करोगे नहीं, तो करोगे तुम हथौड़े का यूज। हथौड़े का यूज करोगे क्योंकि पत्थर की तरह ही सेम मैसिव बॉडी है क्या? हैमर, हथौड़ा। बट अगर मैं तुमसे बोल दूं, तुम्हें एक ऐसी चीज दे रहा हूं, एटम, बहुत छोटा, इतना छोटा कि वो तुम्हें दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी उसे तोड़ना है, क्या तुम उसे तोड़ पाओगे? ऑफ कोर्स नहीं। जिस तरीके से तुमने हथौड़े से पत्थर को तोड़ा, यानी कह सकते हो कि पत्थर को तोड़ने के लिए तुमने हथौड़े का प्रयोग किया, यानी उसी हथौड़े से तुम क्या एटम को तोड़ पाओगे या एटम के न्यूक्लियस को तोड़ पाओगे? बिल्कुल नहीं। जो चीज तुम्हें दिखाई दे ही ना, जिसे जो पकड़ में ही ना आए तुम्हारी, तुम उसको हथौड़े से नहीं तोड़ सकते हो। इसका मतलब मैं तुम्हें यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पत्थर को हथौड़े से तोड़ा, क्योंकि पत्थर क्या है? मैसिव बॉडी है, और तुमने उसको तोड़ने के लिए मैसिव बॉडी का यूज किया। और एटम के न्यूक्लियस क्या है? वेरी स्मॉल पार्टिकल बोल सकते हो तुम इसे, स्मॉल थिंग है, और उसको भी तोड़ने के लिए तुम्हें उतने ही छोटा हथौड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए? उतना ही छोटा हथौड़ा चाहिए। इसीलिए एटम के न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए हमें एक ऐसा हथौड़ा चाहिए कि वो उतना ही छोटा, उतना ही स्मॉल पार्टिकल का हैमर चाहिए मुझे, ताकि वो न्यूक्लियस को ब्रेक कर पाए। और वही हैमर है हमारा कौन? साइक्लोट्रॉन। तो अब मैं तुमसे बोलूं कि साइक्लोट्रॉन का बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, साइक्लोट्रॉन का हमारे ह्यूमन, कह सकते ह्यूमैनिटी में क्यों जरूरत पड़ी कि साइक्लोट्रॉन हमें चाहिए ही चाहिए। साइक्लोट्रॉन हमें इसलिए चाहिए था क्योंकि हम सब स्टडी करना चाहते थे न्यूक्लियस का, एटम के न्यूक्लियस का, और हम एटम के न्यूक्लियस चारों तरफ से जो पैक्ड था उसको ब्रेक करके हम देखना चाहते थे कि न्यूक्लियस के अंदर में आखिर होता क्या क्या है। और जब हमने उसको ब्रेक किया तो न्यूक्लियस के अंदर में क्या क्या होता है, तो आज हम लोगों ने इतने सारे आविष्कार कर लिए कि एटम बम तक बना दिए, हाइड्रोजन बम तक बना दिए। इज इट क्लियर? और ये सब पॉसिबल हो पाया तब जब हमने एटम के न्यूक्लियस को तोड़ा, और एटम को न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए हमने प्रयोग किया किसका? साइक्लोट्रॉन का। इज इट क्लियर? तो समझ में आ गया होगा साइक्लोट्रॉन का यूज क्यों हुआ और साइक्लोट्रॉन हम लोगों ने क्यों बनाया। दूसरा, मेडिकल साइंस में कहते हैं इसका यूज होता है कैंसर ट्रीटमेंट में। कैंसर के छोटे छोटे सेल्स को मारने में, तोड़ने में, ब्रेक करने में उनका साइक्लोट्रॉन का यूज होता है। इज इट क्लियर? तो आई थिंक मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो हम आते हैं इसके डेफिनेशन पे। व्हाट इज द डेफिनेशन? भाई जब यूज समझ में आ गया साइक्लोट्रॉन की जरूरत क्यों पड़ी तुम्हें, तो तुम डेफिनेशन खुद बनाओ। तो इसने तोड़ने का अपना एक अलग इंजीनियरिंग तैयार किया। क्या है उससे इंजीनियरिंग जानने से पहले हम इसका जानते हैं डेफिनेशन।
डेफिनेशन क्या? इट इज अ डिवाइस यूज टू एक्सलरेट चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स एंड etc. बस साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जिसमें से कि चार्ज पार्टिकल, कौन कौन से चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल्स को एक्सलरेट किया जाता है। एक्सलरेट मतलब बहुत तेज, एक्सलरेशन, एक्सलरेट क्या, इंक्रीजिंग वेलोसिटी इज नॉन एज एक्सलरेशन, मतलब इसकी वेलोसिटी को बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है। इज इट क्लियर? ये वेलोसिटी एक्सेलरेटर है, वेलोसिटी एक्सेलरेटर कह सकते हो, वेलोसिटी बढ़ाने का मशीन है, कह सकते हो, दूसरे सेंटेंस में कह सकते हो कि वेलोसिटी बढ़ाने का क्या है, मशीन है। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल etc. प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, कह रहा अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जैसे पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए इसका यूज होता है, मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ाने के लिए यूज होता है। भाई वेलोसिटी क्यों बढ़ाना है? भाई न्यूक्लियस को तोड़ना है, न्यूक्लियस को तोड़ना है तो हमें छोटे हैमर की जरूरत पड़ेगी, और छोटे हैमर की तरह काम करेगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स। और तोड़ेंगे तो न्यूक्लियस को तोड़ेंगे तो क्या हम छोटा आराम से मारेंगे, टच कराएंगे? नहीं नहीं नहीं, उसको बड़ी तेजी से मारना पड़ेगा। जितनी स्पीड से जाएगा उतनी आसानी से न्यूक्लियस टूट जाएगा, और उतनी आसानी से न्यूक्लियस टूट जाएगा और हम देख पाएंगे न्यूक्लियस के अंदर में है क्या। दैट इज वाई हमने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल को क्या करा सके, एक्सेलरेट करा सके। यानी ये जो प्रोटॉन्स है और ये जो न्यूट्रॉन्स है, ये जो अल्फा पार्टिकल है, हमारे लिए स्मॉल हैमर की तरह काम करेगा। इज इट क्लियर? जैसे हमने पत्थर को तोड़ने के लिए बड़े हैमर का यूज किया, उसी तरीके से न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए छोटे हैमर का यूज करेंगे, और छोटे हैमर की तरह कौन काम करेगा, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल etc. अब तुम बोलोगे सर सब चीज तो दिख रहा है, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। हाँ बिल्कुल सही बात बोले, साइक्लोट्रॉन में केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ही यूज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यूज नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का यूज नहीं होता है। सर क्यों नहीं होता यूज? वो हम आगे जान लेंगे क्यों नहीं होता, थोड़े तो इनके बारे में जान लो, थोड़ा इनके बारे में और अच्छे से सीख लेते हैं, फिर हम धीरे धीरे जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन का यूज क्यों नहीं होता। चल भाई चल, आते हैं डेफिनेशन में। डेफिनेशन तो ऑलमोस्ट लिखा ही है। क्या लिखा है? इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल etc. समझ में आ गया होगा डिवाइस में क्या यूज हो रहा है, क्या काम है इस डिवाइस का। डेफिनेशन से ही समझ में आ गया होगा इसका यूज, और डेफिनेशन से एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इस तरह के डिवाइस में, इस साइक्लोट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज का यूज होना किया जाता है। बात करते हैं प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल में क्या कह रहा भैया, देख, a cyclotron accelerates the charged particles using a perpendicular magnetic field and an alternating electric field। क्या मतलब हुआ भाई इसका? कह रहा एक साइक्लोट्रॉन जो होता है चार्ज पार्टिकल को, कौन से चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। कहां पे एक्सेलरेट करता है? जहां पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है किसका, ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है यहाँ पे, समझो जरा ध्यान से। कह रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलरली ऐसे ऐसे 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना दो। लेकिन कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें चाहिए? ऑल्टरनेटिंग, मतलब कभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। दिस इज कॉल्ड द ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, या ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं। मतलब ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऑसिलेटिंग क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। बट दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। इज इट क्लियर? ओके, अब तो एक बात समझ में आ गया। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कवर करके रखा है, क्या कवर करके रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए तो उसमें चार्ज पार्टिकल सीधे चला जाता है। कहां चला जाता है? सीधे, अनडिफ्लेक्ट, ना तो इधर जाएगा ना उधर जाएगा। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हो जाए तो उसके बीच में से चार्ज पार्टिकल सीधे चला जाता है। इज इट क्लियर? ये भी ध्यान में रखना है। चलो भाई, यहां तक तो समझ में आ गया। लेकिन यहां पर ना स्टैट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहां पर है ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहां प्रिंसिपल समझ में आ गया। ओके, प्रिंसिपल जब समझ में आ गया है तो हम थोड़े कंस्ट्रक्शन की बात कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन अगर समझ जाओगे 80% चीजें तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी। कंस्ट्रक्शन में भाई देख ले भाई, ये इतना बड़ा जो तुम्हें दिख रहा है, दिस इज द मैग्नेट, दिस इज द मैग्नेट, बड़ा सा मैग्नेट। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इसमें। कौन सा चाहिए? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द एन
मतलब नॉर्थ, और ये तुम्हारा क्या साउथ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ ये दिख रहा है तुम्हें, ठीक, ऊपर से नीचे की तरफ। अच्छा सर ये क्या है, ये चक्र, चक्र क्या दिख रहा है भाई, ये चक्र ये है, ये दिस इज कॉल्ड डीज, डीज, डी 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 डी, ये डी, दिस इज द D1 एंड दिस इज द D2, डी डी। मेटालिक बनता है आमतौर पे कॉपर का बनता है, ये कॉपर का रहता है, क्लियर, ध्यान में रखना। ये मेटालिक D1 और ये D2, ओके भाई। इसको बनाया इस तरीके से जाता है कि अंदर में बिल्कुल वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है। वैक्यूम, ये खोखला होता है, होलो, होलो डीज का यूज होता है, D1 और D2 अंदर में बिल्कुल खोखला होता है, इज इट क्लियर? ओके, इन दोनों डीज को बिल्कुल ऐसे सेपरेटली यहाँ पे रखा जाता है, दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, इसके बीच में गैप किया जाता है। इस बीच में क्या होता है बच्चों, D1 और D2 के बीच में क्या रहता है, गैप रहता है, और इसका गैप रहता है, इसी गैप के बीच में से यहाँ पर हाई टेंशन फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर यूज कर दिया जाता है। हाई टेंशन या फिर बोल सकते हो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, FS। एक बार प्लस इधर, एक बार माइनस इधर, फिर एक बार माइनस इधर, फिर एक बार प्लस इधर, फिर एक बार माइनस इधर, फिर एक बार प्लस इधर। या ऐसे बार बार ऐसे ऐसे करने से क्या होता है, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, प्लस किधर से किधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता भैया, प्लस से माइनस की तरफ। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा, फिर एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा। एक फिक्स फ्रीक्वेंसी सेट कर दिया जाता है, इसमें याद रखना, फिक्स फ्रीक्वेंसी सेट मतलब एक बार उधर, एक बार इधर, एक बार उधर, एक बार इधर, इधर इधर इधर। और याद रखना इन्हीं दोनों के गैप में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ध्यान से सुनना। इसको बनाया इस तरीके से जाता है दोनों डीज को, ये दोनों डीज होता है मेटालिक, और होता है ये होलो। होलो मतलब अंदर में इसमें चार्ज ट्रेवल कर सकता है, इसमें हाथ जाया जा सकता है, और इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है। अरे तुम इतना समझ लो, ये पूरा का पूरा डिवाइस ही वैक्यूम क्रिएट करके बनाया जाता है। ये वैक्यूम, इसमें कोई हवा नहीं होता है, वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, वो अभी पता चल जाएगा वैक्यूम क्रिएट क्यों किया जाता है। दोनों डीज को इतना सेपरेट किया जाता है कि इसके बीच में से हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगाया जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर एक तरफ, एक बार प्लस इधर, एक बार माइनस इधर, एक बार प्लस इधर, एक बार माइनस इधर। ऐसा करने से दोनों डीज के बीच में दो टर्मिनल बार बार चेंज होता रहता है। लेकिन याद रखना हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फिक्स्ड रहती है, लेकिन बार बार वो ऑसिलेटर है तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी उधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेंज होता है इन्हीं दो डीज के गैप के बीच में रहता है। अब जरा यहाँ ध्यान से देखो, यही डीज को उठा के यहाँ रख दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए बना दिया, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। ध्यान में रखना यहाँ पर D1 और ये D2, D1 और D2 के बीच में ये थोड़ा सा गैप, इस गैप के बीच में से एक D से कनेक्ट किया और दूसरे डी से कनेक्ट किया, दूसरा टर्मिनल एक डी से किया, पहला टर्मिनल दोनों को किससे कनेक्ट कर दिया, HFO से, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से। भाई इसका काम क्या है, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड उधर बनाएगा, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाएगा, एक बार उधर बनाएगा, इधर बनाएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसी दोनों डीज के बीच में रहेगा। इज इट क्लियर? हाँ, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ऐसे बना हुआ है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड का रेंज यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। इसका मतलब ये हुआ, इस बीच में अगर हम ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, दोनों के बीच में 90 डिग्री, समझो जरा ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। ध्यान सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री। देखो इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री। और हम पढ़ के रखे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही 90 डिग्री पे बनता हो तो वहां पे चार्ज पार्टिकल ना इधर टल लेता है ना उधर जाता है, सीधे एकदम स्ट्रेट जाएगा। कहां जाएगा, सीधे। यानी कि इस बीच में जब भी चार्ज पार्टिकल आएगा सीधा चला जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, बच गया। यहां से बाहर निकलेगा तो यहां पे केवल और केवल चार्ज पार्टिकल को क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर क्या मिलेगा, केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी बीच में है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, यहां जाएगा जरूर लेकिन टर्न ले लेगा। क्या ले लेगा, टर्न। यहां तक समझ में आ गया? चलो भाई, अब आते हैं, ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन मैंने तुम्हें समझा दिया। अब ध्यान से सुनना, सुनना क्या ध्यान से, हमने रखा इस दो डीज के बीच में सोर्स,
सोर्स के तौर पे हमने किसका यूज किया भाई, किसी का यूज कर लो, किसका यूज कर सकते हो, न्यूट्रॉन्स का यूज कर सकते हो, हाइड्रोजन गैसेस का यूज कर सकते हो भाई। हाइड्रोजन गैसेस में से हमको क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। देखो हाइड्रोजन गैसेस को डिफ्यूज, एक होता है ना डिस्चार्ज ट्यूब में, गुड, डिस्चार्ज ट्यूब में उसको डिफ्यूज किया जाता है, उससे जो भी होता है उसका इलेक्ट्रॉन वगैरह जो भी होता है निकाल लिया जाता है ना, ठीक है। इस तरीके से हाइड्रोजन के जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसको यहाँ पे हाइड्रोजन गैसेस को रख दिए जाते हैं। इज इट क्लियर? ओके, हम लोग पढ़ेंगे डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में डिटेल में, कहाँ पे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। इज इट क्लियर? फिलहाल यहाँ पे डिफ्यूज्ड हाइड्रोजन गैसेस को बीच में रख दिया, मतलब ऐसा समझो, इन जनरल में सीधा से समझो, हमने हाइड्रोजन में क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन के कह सकते हैं न्यूक्लियस को रख दिया। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में भाई क्या होता है, केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज होता है, ये तो भाई सबको पता होगा। इज इट क्लियर? हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को रख दिया, या फिर कह सकते हो हमने यहाँ पर न्यूट्रॉन को रखा, या कुछ भी जो पॉजिटिव चार्ज की तरह काम कर सके। इज इट क्लियर ना? उनको यहाँ बीच में रखा। इज इट क्लियर? बीच में रखने से क्या हुआ, हमने एक्सेलेरेटर को किया ऑन, टिच, इलेक्ट्रॉन को, एक्सेलेरेटर को किया ऑन, एक्सेलेरेटर बोलो या ऑसिलेटर बोलो, सॉरी मैं अच्छे से ऑसिलेटर ही बोल देता हूँ। ऑसिलेटर को किया ऑन, ऑसिलेटर ने पहले बनाया क्या, पहले बनाया मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में। इज इट क्लियर? ऐसे ही बनाया इस डायरेक्शन में, तो हम मुझे ये बताओ यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉजिटिव चार्ज को किधर धक्का देगा, आगे की तरफ धक्का देगा। कहां देगा? आगे की तरफ। ये आगे की तरफ गया। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड से मान लेते इस पॉइंट से यहां से चार्ज पार्टिकल चलना शुरू किया और इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया किस पर, चार्ज पार्टिकल पर, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आगे गया। जैसे ही आगे गया तो D2 में एंटर कर गया। कहां एंटर कर गया? D2 में। D2 में जैसे ही एंटर करेगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला नहीं, उसको मिला कौन? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ने उसे करा दिया टर्न, ऐसे टर्न। फिर से वापस जब वो इस बीच में आया, अब जो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा इस डायरेक्शन में मिलेगा। मतलब इधर अभी पहले बना था प्लस माइनस इधर, अब बन जाएगा प्लस इधर माइनस इधर। अगेन जब वापस आया फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड ने उस पर क्या लगाया? फोर्स लगा दिया। फिर से फोर्स लगा दिया, मतलब फिर से एक्सेलरेट कर दिया। फोर्स लगाने का मतलब एक्सेलरेट कर दिया। फिर से एक्सेलरेट कर दिया, फिर से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन में बोल रहा हूं, मुझे माफ कर देना भाई। पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी बढ़ गई। हम लोगों ने पढ़ के रखा, क्या पढ़ के रखा भाई? R = mv/qb, ये हम लोगों ने पढ़ के रखा है। ये हम लोगों ने पढ़ के रखा था, R is directly proportional to v। जैसे जैसे v बढ़ता जाएगा वैसे वैसे R भी बढ़ता जाएगा। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया है। तो यहाँ ध्यान सुना, फिर से मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ। हमारे पास दो डीज है, दो डीज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने सोर्स को रखा, सोर्स वो सोर्स जो पॉजिटिव चार्ज बना सके। पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज पे ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने उस पॉजिटिव चार्ज पे लगाया फोर्स, उस फोर्स से ये आगे की तरफ बढ़ा, D2 में एंटर किया। D2 में जैसे एंटर किया इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हुआ, अब उसको मिल गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ने उसे टर्न कराया, टर्न कराने के बाद वापस फिर से दोनों डीज के बीच में आया, फिर से उसको मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था इस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में। अगेन फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड ने उस पर लगाया फोर्स, फोर्स लगाने से पॉजिटिव चार्ज का फिर से बढ़ गया वेलोसिटी ज्यादा बढ़ गया तो उसका रेडियस भी बढ़ गया ज्यादा। फिर से वो आगे की तरफ बढ़ा, ऐसे फिर से आया उसको इलेक्ट्रिक फील्ड आया, फिर से उसको प्लस मिला, यहाँ पे मिल गया उसको माइनस। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया उस पर फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको लगाया, फिर से एक्सेलरेट किया अधिक वेलोसिटी के साथ, फिर से वो रेडियस बढ़ा करके आगे की तरफ गया। लेकिन आगे मिला उसको डीज के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड ने उसे टर्न कराया, फिर से उसको मिला क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से ये प्लस, फिर से ये माइनस, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसे लगाया फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे, फिर से पॉजिटिव चार्ज हो गया एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन की वजह से उसका बढ़ गया वेलोसिटी तो उसका बढ़ गया रेडियस बढ़ गया तो मिल गया अगेन उसको मैग्नेटिक फील्ड ने उसको कराया टर्न, फिर मिल गया उसको उसी डायरेक्शन में ये प्लस, फिर से माइनस, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया उसको एक्सेलरेट, फिर से उसकी बढ़ गई वेलोसिटी बढ़ने से बढ़ गया उसका रेडियस और मिल गया मैग्नेटिक फील्ड ने उसको कराया टर्न। ऐसा होते रहा, वेलोसिटी बढ़ता गया
रेडियस बढ़ता गया और एक समय ऐसा आया कि इस डी में बना के रखा है मैंने यहाँ एक होल, यहाँ से निकला बड़ी तेजी से हाई वेलोसिटी के साथ वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और हमें तोड़ना था न्यूक्लियस का एटम के न्यूक्लियस हमें तोड़ना था। एटम के न्यूक्लियस पे जाके किया हिट और यहाँ से हुआ एटम के न्यूक्लियस गए टूट। समझ में आया? एटम के न्यूक्लियस को यहाँ पे मैंने ब्रेक कर दिया। इज इट क्लियर? ये हमारा था टोटल साइक्लोट्रॉन का वर्किंग प्रिंसिपल। थ्योरी क्या है इसका? बस इसका थ्योरी यही है सर, इतना बड़ा सर्किल बनाया, ये सर्किल का टाइम पीरियड एकदम सेम, ये एग्जैक्टली क्या होगा? सेम होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? सेम होगा। समझ में आया? ठीक है, एक बार मार देता हूं रिकैप, ध्यान से सुनना। हमने साइक्लोट्रॉन बनाया, साइक्लोट्रॉन में लगाया क्या? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इज इट क्लियर? इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर मैंने 2 डीज, D1 और D2 को इस तरह से रखा कि दोनों के बीच में गैप, और इस गैप में मैंने लगाया हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। इसका काम था, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का काम था कि एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना कि उसका बार बार डायरेक्शन चेंज होता रहे। फिर से सुन लो मेरी बात ध्यान से। साइक्लोट्रॉन बनाने के लिए हमने लिया है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इनके बीच में लगाया मैंने 2 होलो डीज, और होलो डीज को मैंने कुछ इस तरीके से रखा कि डीज के बीच में रहा गैप, उस गैप के बीच में मैंने लगाया हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर गैप के बीच में बनाया ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और या फिर बोल सकते हो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। कभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, कभी इधर, और इस दोनों डीज के बीच में मैंने रखा सोर्स किसका? पॉजिटिव चार्ज का सोर्स। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज का सोर्स रखा उसको मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया उस पर फोर्स लगाने से इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज आगे की तरफ बढ़ा, एंटर किया D2 में, D2 के अंदर में जाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जाके हुआ खत्म, मिल गया उसको मैग्नेटिक फील्ड ने कराया उसको टर्न, फिर आया इस डायरेक्शन में, फिर से उसको उसी के डायरेक्शन में मिल गया, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया, फिर से उसको फोर्स लगाने से वेलोसिटी गया बढ़, वेलोसिटी बढ़ने से उसका रेडियस गया बढ़, रेडियस बढ़ने से फिर से वो मैग्नेटिक फील्ड में आया, टर्न लिया, फिर आगे बढ़ा, फिर मिल गया उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया, फिर से उसको फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स लगाने उसकी बढ़ गई वेलोसिटी से बढ़ गया रेडियस, और रेडियस बढ़ने से फिर से उसको मिल गया मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से टर्न हुआ, और ऐसा बार बार होते होते एक समय उसका रेडियस इतना बढ़ गया कि वो D1 के इस होल के पास आ गया, और इस होल का डायरेक्शन है हमारे टारगेट की तरफ, और टारगेट को उसने वो जो पॉजिटिव चार्ज था जाके हाई वेलोसिटी के साथ किया इसको हिट, और यहां से इसके एटम के न्यूक्लियस को कर दिया ब्रेक, और यहां से हमारा टारगेट हो गया पूरा। समझ में आया? ये हमारा डीज था। इस तरीके से काम किया हमारा कौन? साइक्लोट्रॉन। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? अब सवाल ये है कि सर इसमें से इलेक्ट्रॉन का यूज क्यों नहीं होता है? सर इलेक्ट्रॉन का इसमें यूज नहीं होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द प्रोटॉन। इज इट क्लियर? प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास होता है बहुत कम, मास कम होता है, तो जैसे ही उसको हाई इंटेंसिटी का एनर्जी दे देंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी दे देंगे, तो बहुत ही तेजी से स्पीड पकड़ लेगा, और इतनी तेजी से बढ़ जाएगा आइंस्टीन की रिलेटिव मास थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो m = μ0/1 - v²/c²। अगर उसकी स्पीड इतनी बढ़ गई, कम से कम वो लाइट की स्पीड के बराबर पहुंच गई, तो उसका मास लगातार बढ़ता चला जाएगा, और मास लगातार बढ़ता चला जाएगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की सेट फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं कर पाएगा, और साइक्लोट्रॉन हमारा खत्म हो जाएगा। Is it clear? That is why we do not use electron. समझ में आया? अगेन सुन लो, इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि अगर उसको इतनी हाई एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड किया जाए तो क्या होगा? उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, इतना स्पीड बढ़ जाएगा कि वो लाइट के स्पीड के आसपास आ जाएगा। अगर हम आइंस्टीन के रिलेटिव मास थ्योरी का यूज करेंगे तो इस तरीके से देखेंगे कि उसका यहाँ पे v का वैल्यू क्या रख देंगे? c रख देंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा? मास इतना बढ़ जाएगा कि वो मैच नहीं कर पाएगा उसके साथ। इज इट क्लियर? जो हमने फ्रीक्वेंसी सेट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, मास की फ्रीक्वेंसी सेट नहीं हो पाएगी। इज इट क्लियर? इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन का यूज नहीं करते हैं। इसके साथ साथ हम यूज नहीं करते हैं, इसके साथ साथ हम लोग यूज नहीं करते हैं न्यूट्रॉन का। इसके साथ साथ हम लोग यूज नहीं करते हैं न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का सर यूज क्यों नहीं करते हैं? न्यूट्रॉन का यूज इसलिए नहीं करते हैं भाई, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर फोर्स लगाता है? चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाता है। न्यूट्रॉन क्या होता है भैया? चार्जलेस होता है, इसलिए
चार्जलेस पार्टिकल का यूज साइक्लोट्रॉन में नहीं होता है। इज इट क्लियर? आई थिंक मुझे लगता है साइक्लोट्रॉन यहां से समझ में आ गया होगा। बाकी बच्चे से रिवाइज कर लेना अच्छे से और इसको अच्छे से अपनी कॉपी में बना लेना। ये एग्जाम में आता रहता है और मैंने इसमें से ऑलमोस्ट सारी चीज कवर कर लिए। कौन से पार्टिकल का यूज होता है, कौन से पार्टिकल का यूज नहीं होता है, डेफिनेशन बताया, प्रिंसिपल बताया, कंस्ट्रक्शन बताया, वर्किंग प्रिंसिपल बताया, थ्योरी बताया, सब के सब बता ही दिए। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चों, इसे रिवाइज करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना बच्चों। धन्यवाद।